2024 के लिए नीतीश विपक्षी एकजुटता की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसी को लेकर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि एकजुट होकर काम करेंगे, जिसका परिणाम 2024 में दिखेगा। वहीं विपक्षी एकजुटता की कवायद पर बीजेपी ने निशाना साधा है। 24 में विपक्षी एकता की कवायद, हेमंत सोरेन से मिले नीतीश कुमार। 2024 में एकजुटता का दिया संदेश। 2024 को लेकर विपक्षी एकजुटता में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। रांची के सीएम आवास में हुई इस मुलाकात के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। मुलाकात के बाद सीएम आवास के बाहर देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के अंदर अलग अलग विचारों को कैसे स्थापित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इसे लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारों को एकजुट करने के लिए जल्द ही हम दोबारा बैठेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि आपस में एकजुट होकर चलने को लेकर बातचीत हुई। राज्य की क्षेत्रीय अस्मिता और देश की एकता कैसे बने रहे, बचे रहे, हमें जरूर इसका मार्गदर्शन मिलेगा। हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि आपस में विवाद नहीं करना है, बल्कि एकजुट होकर चलना है और देश को आगे बढ़ाना है। नीतीश कुमार ने कहा कि एकजुट होकर काम करेंगे, जिसका परिणाम 2024 में दिखेगा। अरे आप देखिए ना भाई, आप देखिएगा ना, हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो अगला बार जो चुनाव होगा लोकसभा वाला, तो उसका देखिएगा ना क्या रिजल्ट आएगा। फिर तो देश का जो इतिहास है वो कायम रहेगा, आजादी की लड़ाई का इतिहास कायम रहेगा और मिलकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए और आपस में किसी तरह का विवाद हम लोग नहीं करने देंगे, आजकल जिस तरह से हो रहा है। विपक्षी एकता की नीतीश की कवायद पर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि नीतीश भ्रष्टाचारियों और लुटेरों का संगठन बना रहे हैं। प्रकार से घूम घूम कर लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, तो किनको एकत्रित कर रहे हैं? जो लोग भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। बिहार में भी देखे कि लालू के कौन नहीं जानता है, उसकी लूट की कहानी पूरा हिंदुस्तानी की पूरा दुनिया जानती है। उनके साथ सरकार बनाए, उनको लेके घूम रहे और झारखंड में उनको साथ ले रहे हैं जो 3-4 महीना से अधिक हो गया सरकार को बने हुए। झारखंड को कैसे लूट कर रहे, रोज उसका उजागर हो रहा है, ईडी जांच कर रही। तो लगता है कि लुटेरों का वो एक संगठन ही बना रहे हैं, लुटेरों को ही एकत्रित कर रहे हैं, एक जगह जुटा रहे हैं, यही हम कह सकते हैं उसे। विपक्षी एकजुटता की कवायदों में जुटे नीतीश कुमार ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के साथ ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात कर चुके हैं। अब सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद गुरुवार को वे मुंबई जाएंगे, जहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलने का कार्यक्रम है। विपक्षी एकजुटता की नीतीश की ये कोशिश क्या रंग लाएगी, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि अब तक विपक्ष का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। 2024 तो मिशन 2024 की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और एक एक करके तमाम जितने भी बड़े राजनेता हैं वो अपने अपने तरीके से सियासी
महकमा जो है वो पूरी तरीके से गुलजार भी हो रहा है, कई चीजें इधर से उधर भी नजर आ सकती हैं। बहरहाल आज हम बात करेंगे कि आज नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम है, वो राजधानी रांची पहुंचे थे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की है। विपक्षी एकता को मजबूत करने की जो कवायद है नीतीश कुमार की, वो लगातार चल रही है। बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की, ओडिशा में नवीन पटनायक से मुलाकात की और अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है नीतीश कुमार ने। क्या रंग लाएगी ये मुलाकात, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे इस आज के बुलेटिन में हमारे 3 खास मेहमान भी मौजूद हैं। चलिए परिचय कराते हैं। बीजेपी से सरोज सिंह हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है सरोज जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ है। डॉक्टर तौसीफ, स्वागत है आपका भी न्यूज 11 भारत में। और जेडीयू से हमारे साथ है सागर कुमार। सागर जी, न्यूज 11 भारत में बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार का आना और विपक्षी एकता की मजबूती को लेकर के जो कवायद शुरू की है नीतीश कुमार ने, वो क्या रंग लाती है ये जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए सागर जी से ही एक छोटी सी प्रतिक्रिया पहले तीनों से लेंगे, लेकिन सबसे पहले सागर, जिस तरीके से नीतीश कुमार की कवायद है, क्या दिख रहा है 2024 के लिए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत के लिए एक मिशन की शुरुआत आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश स्तर पर शुरुआत इसकी हुई है। और इसी कड़ी में आज माननीय नीतीश कुमार जी का रांची भी आगमन हुआ था, जहां उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी से मुलाकात की है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके देश में जो अभी हालात है, अघोषित आपातकाल के जैसे देश में हालात हैं, रेलवे बिक रहा है, बैंक बिक रहा है, मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा हुआ। ऐसे में देश के लोग जो हैं परिवर्तन चाहते हैं 2024 में। इसलिए इसी क्रम में पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने के लिए, समाजवादी विचारधारा के नेताओं को एकजुट करने के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास रंग ला रहा है, एक सकारात्मक दिशा की ओर उनका प्रयास बढ़ रहा है। और कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी मुंबई जाएंगे, वहाँ भी शरद पवार जी से और उद्धव ठाकरे जी से उनकी मुलाकात होनी है। और मुझे लगता है कि जहाँ भी वो पहले गए हैं, उड़ीसा भी गए थे, ममता बनर्जी जी से भी मिले थे, सभी जगहों पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। और 2024 में निश्चित रूप से ये प्रयास रंग लाएगा। डॉक्टर तौसीफ, प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने सत्ता की शिखर तक पहुंचाया और जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ नौजवानों ने इनको 2014 में वोट दिया, उसके खिलाफ इन लोगों ने काम किया है। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन पार्टीज़ कहीं ना कहीं उनके साथ नौजवान भी जुड़े हुए हैं और भी देश के हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसको कहीं ना कहीं चिंता तो होता ही है कि जिस मकसद से, जिस उम्मीद के साथ इस देश की जनता ने इनको वोट दिया कि आप आइएगा और विकास, जो इन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे नौजवानों को और यहाँ की देश की जनता को, उस पर तो ये खरे उतरे नहीं। तो जाहिर है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल है, वो सब एकजुट हो करके इनकी जो सोच है कि इस देश को कैसे बर्बाद किया जाए, उस सोच के खिलाफ तो एकजुट हो करके देश को तो बचाना है ना। देश की आज़ादी, इतनी आसानी से देश को आज़ादी नहीं मिली थी, इसमें ना जाने कितनी कुर्बानियां लोगों ने दी है। और उस कुर्बानी को ऐसे ही रहेगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, जो सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज होगा, जाने नहीं देगी। तो इसलिए ये सब जो कवायद श्री नीतीश कुमार जी लोगों से मिल करके अपनी बातों को रख रहे हैं, जो ये एक विचारधारा के लोग हैं, सब एक साथ आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात किया, राहुल गांधी जी से मुलाकात किया। वहाँ से मिलने के बाद जो सारी चीज़ें बातें हुई हैं, उसको ये लेकर के चलिए, अच्छी बात है। देश को बस सभी का एक ही लक्ष्य है कि देश को बचाना है उन लोगों से जो इस देश में किसी वजह से अपनी भाषणबाजी से, अपने सब्ज बाग दिखा करके, अपनी बातों से, लफ्जों से खेल करके जो लोग आ गए थे गुमराह करके, तो उनसे तो देश को बचाना ही होगा। चलिए, तो देश को बचाना है, युवाओं को रोजगार के नाम पर छला गया, सब्ज बाग दिखाया गया, कई तरह के आरोप सरोज जी आपने सुने हैं। और 2024 में जो उठापटक जो अभी देखने को मिल रही है, जो चेहरे अभी है, वो 2024 में नजर ना आए। विपक्षी एकता को मजबूत करने की जो कवायद नीतीश कुमार की है, क्या लगता है रंग लाएगी? देखिए, इनको करना चाहिए। राजनीतिक दल है, लोकतंत्र है,
तो सभी को अधिकार है कि चुनाव में हम कैसे लड़ें, कैसे जनता के बीच जाएं, किस मुद्दों के साथ जाएं, जनता को क्या कह के जाएं। तो ये तो लोकतंत्र में अधिकार है सभी पार्टियों का। और नीतीश जी, कांग्रेस, जेडीयू या राजद सब लोग कर रहे हैं तो करना चाहिए उनको, उसमें हमारा कुछ नहीं कहना है, उसमें प्रयास करना चाहिए, उनका अधिकार है लोकतंत्र में और उनको करना चाहिए। सवाल जो उठाए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कि 2014 में भाजपा को जिस तरह से भाजपा ने लोगों को धोखा दिया, छला। भाई आप लोग जब 2014 में झूठा वादा करके आ गए तो इनको पता होना चाहिए कि 14 के बाद 19 में फिर चुनाव हुआ था, और 14 के बाद जब 19 में चुनाव हुआ तो जनता से अगर हम झूठा वादा करते, जनता को छलते, जनता को ये करके अगर 14 में आ गए होते तो 14 में 282 से भाजपा को 19 में 302 सीटें जनता नहीं देती। जनता ने 14 में जो हमने वादा किया और जो काम किया उस काम पर खुश होकर जनता ने 19 में 302 सीट दिया। तो सीट तो हमारा जनता ने बढ़ाया। लोकतंत्र में अब ये कहते रहे कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, और जनता ने ही लोकतंत्र में वोट दिया है ना। लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक है ना, और जनता ने 2019 के चुनाव में 14 से ज्यादा वोट दिया। तो आप जो ये बात कह रहे हैं, इस बात का अब तो कोई मायने नहीं है, आपका ये बात तो हल्का हो रहा है ना। तो 19 में जनता ने जिता कर ये बात तो आपने सही की। 2014 के बाद 2019 का एक मौका था, तो उस वक्त जो जनता सब्जबाग में ही पिघल गई, क्या उन्हें वो कुछ नहीं मिला जो एक बार फिर से बीजेपी को चुना जनता ने? डॉक्टर तौसीफ नहीं, देखिए इनसे खुद पूछ लीजिए कि जो इन्होंने वादा किया, ठीक है इनको वोट मिला, सीट भी बढ़ी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ये तो सच है। लेकिन जो इन्होंने वादा किया था, नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, क्या इन्होंने वादा ये नहीं किया था कि देश जब हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर सभी के दाम कम करेंगे? तो जरा ये बता दें कि रोजमर्रा की जो चीजें रोज बरोज बढ़ रही है, कितना इन्होंने कम किया, कैसे कम किया? जिस तरह से इस देश में लोग परेशान हैं, हाय तौबा मचा हुआ है, त्राहिमाम है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और महंगाई है, उससे लोग परेशान हैं, इससे कहीं इनकार नहीं है। और इन्होंने जो बताया कि 2019 तो 2024 में भी आने वाला चुनाव है। अगर आप देख लीजिएगा कि आप जितना आप खुश हो रहे हैं कि मुझे वोट मिला और सीट बढ़ी, तो 2024 में चुनाव आने वाला है। आप देख लीजिएगा, अभी से ही सब कुछ नजर आ रहा है कि कितना आप परेशान है, कितना मतलब मणिपुर जल रहा है, न जाने कहां कहां क्या हो रहा है। और ये लोग एक राज्य के चुनाव प्रचार में जो देश को चला रहे हैं, वो लोग वहां जाकर के हफ्तों वहां ठहर जाते हैं और न मणिपुर की खबर है, न कहीं की खबर है देश में क्या हो रहा है। बस एक सूत्री कार्यक्रम है कि किस तरह से चुनाव प्रचार हो और चुनाव में एन पैन जिस तरह से भी हमें इस चुनाव को जीता जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जिम्मेदारी अगर आपको देश की जनता ने दिया है तो उसको बखूबी निभाइए। लोकतंत्र है, आपको जिम्मेदारी मिली है, इससे कौन इनकार कर सकता है? ये सच है, देश की जनता ने आपको वोट दिया, आपने सरकार बनाया, लेकिन जो आपने वादा किया था, भाई ने कहा कि रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, स्टेडियम बेच दिया, सब तो बेच ही दिया, बचा क्या है? और फिर आप कहते हैं कि 2013 से 14 से पहले आप लोग का एलिगेशन है, जो सवाल उठाते हैं कि विकास, जब विकास ही नहीं हुआ था तो फिर आपने बेचा क्या? और एक और चीज पे मैं ले जाना चाहता हूं आपको कि ये 2014 के बाद और जो फिर अभी कोविड आया, जिसमें जो केंद्र सरकार ने जो मनरेगा की मुखालफत नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया था, इसी मनरेगा ने इस देश को बचाया, रोजगार दिया। इससे क्या इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब हमारी सरकार थी तो जब हम लोग आधार कार्ड की बात कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तो सबसे पहले अगर विरोध किसी ने किया था तो मुख्यमंत्री उस वक्त थे नरेंद्र मोदी जी, गुजरात की, इन्होंने विरोध किया था। तो जितनी भी हमारी स्कीम थी उसको तो आपने अडॉप्ट किया ही है, ये इसको भी तो बताइए। लेकिन उसके बाद भी यह कहते हैं कि कुछ
आप लोगों को देश की जनता ने वोट नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, आपको वोट मिला, लेकिन 2024 में जो चुनाव होने वाला है वो देखिएगा कि किस तरह का चुनाव होगा। और एक शेर है कि शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है और जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकता है। तो 2024 में देखिएगा इनकी जो शोहरत है और जिस बुलंदी पे बैठे हैं वो टूट करके गिरेगा। तो देश की जनता क्या चाहती है? 2024 एक बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी जो पेच है वो फंसता भी जा रहा है, मजेदार भी होता जा रहा है। हमारे साथ सागर जी भी है जेडीयू से। नीतीश कुमार जिस मुहिम पर निकले हैं, उस मुहिम में आगे क्या होता है ये नहीं पता। अगर नवीन पटनायक की बात करें तो जब उनसे उड़ीसा में मुलाकात हुई थी तो उस समय तो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है, हम शामिल होंगे। लेकिन वही जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उस वक्त वो पलटते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि दोस्ती अपनी जगह पर है, गठबंधन पर कोई बात नहीं। तो ये तो पीठ पीछे चाकू भोंकने जैसी बात है। नहीं, देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बिहार की जो धरती रही है वो क्रांति की धरती रही है। वहां से जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में 1974 में जो आंदोलन चालू हुआ, एक समय था जब इंदिरा गांधी जी की तुति बोलती थी और नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा उनकी शुमारी थी। बावजूद जो है उन्हें पदच्युत करने का काम जेपी आंदोलन के बाद बिहार की धरती से नेताओं ने और लोगों ने करने का काम किया। तो उसी कड़ी में दोबारा जो है आज 50 साल के बाद 2024 में भी उसी धरती से फिर क्रांति की लौ जलेगी और वहां से फिर से जो है देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा मुक्त हम लोग देश को करेंगे। और जो आपने नवीन पटनायक जी की जहां तक बात की है, तो नवीन पटनायक जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के गहरे संबंध रहे हैं, पुराने संबंध रहे हैं। इस बात को उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि दोस्ती है, पर गठबंधन पर वो चुप्पी साधते हुए नहीं, निश्चित रूप से अभी गठबंधन की कोई बात नहीं है। अभी हम लोगों ने, जो हमारे नेता हैं, वो सिर्फ विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, एक मंच पर लाने की कवायद कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 2019 में 37% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और बाकी 63% वोट सभी विपक्षी पार्टियों को मिला करके मिला था। उस वोट को एकजुट करने के लिए, उस वोट को एक जगह लाने के लिए हमारे नेता आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई प्रधानमंत्री पद की बात है और ना कोई व्यक्तिगत किसी की कोई ख्वाहिश है, उसको लेकर के कहीं कोई बात नहीं है। और नवीन पटनायक जी भी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे साथ आएंगे और वो भी इस मुहिम में सकारात्मक रूप से नीतीश कुमार जी के साथ हैं। चलिए, वक्त है, देखते हैं क्या होता है। सरोज जी, एक बड़ी टक्कर देने की तैयारी विपक्षियों की तरफ से की जा रही है, क्या कहीं से थोड़ी सी भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कहीं से कुछ नुकसान हो सकता है इस विपक्षी एकता के मजबूत हो जाने पर? देखिए, विपक्षी एकता के मजबूत हो जाने पर क्या होगा, इस टीवी डिबेट में हम चर्चा करें इससे पहले जनता को पता है, सबको पता है, एक एक लोग को पता है। हम लोग यहाँ डिबेट करेंगे और हम लोग डिबेट करके कोई बात कहेंगे, उससे पहले जनता को पता है कि क्या होने वाला है। कई बातें आई हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। सवाल है दो दो लोग बोल रहे हैं, तो वो जवाब मैं इन लोग का बातों का भी देना पड़ेगा, लेकिन आप जो सवाल किए पहले मैं उसी का जवाब दे दूं जी। कि देखिए, जब यूपी में सबसे बड़ा गठबंधन जो हुआ था मायावती जी का, अखिलेश जी का और कांग्रेस का, इससे बड़ा गठबंधन नहीं था। कांग्रेस भी अपने आप में एक वहां पहले वजूद रखता था, अभी तो नहीं है वजूद, वहां उनका खत्म हो गया है। मायावती भी और अखिलेश जी भी, और तीनों मिल करके चुनाव लड़े। 72 सीट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में आया था, 72-73 सीट 85 में लोकसभा में आया था, 80 लोकसभा में। और उसके बाद जो है, जब ये सब दल मिल करके वहां चुनाव लड़े तो लोगों को लगा कि लोगों ने कहा कि इस बार तो भाजपा का वहां सफाया हो जाएगा, क्योंकि जैसे अभी बता रहे थे कि 37% इधर वोट, बाद बाकी 63% तो वोट सब हम ही लोग का है, तो भाजपा के अलावा जो वोट है सब इन्हीं लोग का है। तो वहां भी वैसे ही जोड़ लिए थे ये लोग। परिणाम हुआ कि उसके बाद भी 65 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, और तीनों दल के मिलने के बाद मैं एक एग्जाम्पल इसलिए दिया कि उससे बड़ी ताकत नहीं है किसी की। और यहाँ तो नीतीश जी तीसरे नंबर के दल है। अब राजद, जिसका एक सांसद नहीं है पार्लियामेंट में, वो कहता है कि हम प्रधानमंत्री जी को रोक देंगे। और यहाँ पर कांग्रेस के मित्र जो है, कांग्रेस के मित्र तो झारखंड में सब लोग मिलकर लड़ाई। यहाँ कौन प्लेयर एक्स्ट्रा आने वाला है, जरा हमको बताइए ना। कोई प्लेयर ऐसा है जो बता दीजिए जो एक्स्ट्रा आने वाला है? पिछले बार तो बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा भी गठबंधन में ही थी,
इस बार तो बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, पूरी पार्टी शामिल हो गई है और विधायक दल के नेता हैं, तो इन्हीं का फैक्शन निकलने वाला है। बाद बाकी नीतीश जी यहाँ क्या करेंगे, उनका क्या है, वो तो चुनाव आप देख ही लिए। तो बाद बाकी जो लोग दल मिल के लड़ेंगे तो वोट का आप समझ लीजिए कि क्या हालत होने वाला है। तो इसलिए कहने का मतलब कि जमीन स्तर पर क्या होगा तो सब जानते हैं। बाद बाकी कवायद चल रही है। नीतीश जी तो अकेले लड़े थे बिहार में, जब भाजपा से गठबंधन तोड़ के क्या हुआ था लोकसभा में, उनकी कहाँ हैसियत कहाँ थी। ठीक है, अब नीतीश जी जो है अब एक समय लड़ते रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं होगा। आजकल तेजस्वी जी को लेके साथे घूम रहे हैं, हेमंत जी के यहाँ पहुंच गए। तो जितने इस तरह के लोग हैं जिन पर आरोप है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, सभी को एकत्रित कर रहे हैं ये लोग, सभी को मिल करके नीतीश जी। अब जब एक समय था कि बोलते थे कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा, और अब सब भ्रष्टाचारी को लेकर के घूम रहे हैं कि मिल करके मोदी जी को रोकेंगे। और दो बातें तब से आ रही है। एक बात जो है ना, तौसीफ भाई ने कहा कि ये है ऐसी है, लोग जान। अरे भाई मैं आपको जवाब दिया, 14 के बाद 19 में जनता वोट दिया, अब 24 में जनता बताएगी। ठीक है, 24 में क्या बताएगी वो तो जनता तय करेगी, तो सामने आएगा बात। लेकिन सवाल ये है कि जनता 24 में बताएगी, लेकिन उसके पहले बीच बीच में तो सारे उपचुनाव हो ही रहे हैं। कई राज्यों के लगातार उपचुनाव हो रहे हैं, और सारे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को लोग सरकारें बन रही है, समर्थन मिल रहा है। तो 24 तो ठीक है, 24 जब आएगा तो फिर रिजल्ट तो सामने आएगा। लेकिन 19 के बाद भी जितनी चुनावें हुई हैं उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पसंद किया है और वोट दे रहे हैं। तो आप कहते रहिए। अब ऐसी झूठी बातों का, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया। अब एक चीज बताइए ना, कौन रेल कहाँ रेल बेचा गया, जरा एक एग्जांपल दीजिए। तो मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल में, रेल को कोई चलाने के लिए कोई प्राइवेट पार्टी लेने के लिए तैयार नहीं है। 1 रुपया का टिकट, अगर 100 रुपये का टिकट, अगर 100 रुपये का टिकट अगर एक पैसेंजर निकालता है तो 55 रुपए का सरकार को नुकसान होता है। ये रेलवे से 55 रुपए का नुकसान होता है। जितना खर्च है, ये तो वेलफेयर का काम है। और ये घूस ट्रेन जो माल वाहक है उससे रेलवे को जो है उसको मेकअप करता है सरकार को। अगर कोई पार्टी चलाए, अगर रेलवे को लेकर के, अगर प्राइवेट लेकर के अगर उसको चलाता है और चलाएगी तो सरकार का तो 55 रुपया बचने वाला है। तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है। बेचने का कहां सवाल है, किसी देने के लिए तैयार है सरकार की कोई आवे, लेकिन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये कह रहे रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, ऐसे ही बैठ के ये लोग हवा में बात करते हैं। और जब ये छोड़ के गए थे अर्थव्यवस्था और इन्होंने कहा महंगाई पर एक सवाल खड़े किए हैं इन्होंने। जब देश आजाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री जब कांग्रेस के बने थे, तो उस समय अगर 50 पैसे किलो घी था, तो 14 में ये लोग छोड़ के गए हैं। तो घी और चीनी का 50 पैसे और 1 रुपया अगर रेट होगा तो 14 तक उतना ही था। जो महंगाई बढ़ा इधर 8 सालों में बढ़ गया है। अभी पेट्रोल डीजल पर ये लोग चिल्ला रहे थे। मैं बता दूं कि पूरे देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन की सरकारें हैं, वहां डीजल और पेट्रोल के आप भाव पूछिए, वहां 5 से 10 रुपए सस्ते हैं, क्योंकि सबने सुन लीजिए बात को। चलिए मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, मौका है, लेकिन इन लोगों ने कहीं यही सवाल रहेगा। हम लोगों ने भी घटाया है के बाद से ही महंगाई बढ़ी। नहीं, ये तो पहले क्या आजादी के ये तो देखने की चीज है। आप किसी राज्यों में घटाया है आपने क्या? किसी राज्यों में वैट नहीं घटाया है, लेकिन भाजपा और सारे सरकारों ने वैट घटाया। अभी कहेंगे डीजल का, अरे आप घटाइए तो भैया। तो अब इसे ऐसे ही अगर आप डिबेट चाहते हैं विश्वास नहीं कि अपने टाइम पे लोग बोले तो बोलिए, नहीं तो मेरे टाइम पर आप क्यों बोलिएगा? 2 लोग बोले, सबको मैं मौका सबको दे रही हूँ, मैं बीच में बिल्कुल भी इसीलिए जब आपकी बारी आए तब शांति रखूंगा। मुझे बोल रही है ना बोलने के लिए। लिए। तौसीफ जी जरा सुन ले कि क्या 2014 के बाद से ही महंगाई बढ़ी है देश में? क्लियर है कि 2014 में 55 रुपए, 60 रुपए, 65 रुपए डीजल और पेट्रोल था। ये छुपी हुई चीज है क्या? ये तो सब कोई जानता है। और आज डीजल और पेट्रोल का दाम कितना है वो भी देख लीजिए। ये मतलब अगर इनको नजर नहीं आ रहा तो फिर मैं बता देता हूँ, ये देख लीजिए, अपने चश्मे को उतारें और खुद अच्छे से देखें कि आप जब 2014 में ज्वाइन किया तो उस वक्त डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज कितना है। गैस सिलेंडर 450 रुपए, 350 शुरू हुआ था, 450 तक गया था जब हमारी लास्ट सरकार थी ये यूपीए की। अभी गैस सिलेंडर का 1100 लगभग 1100 रुपए है। तो ये भी बताने की चीज है
आप प्रवक्ता हैं साहब, आपको तो सारी चीज जानकारी है, तो आप बैठ करके टीवी पे ऐसी बात कह रहे हैं कि महंगाई नहीं हुई है, 2014 में क्या था और अभी क्या है। तो जो जिसको बोलते हैं ये सरसों का तेल, उसकी कीमत कितनी थी और आज कितनी है, ये भी कोई मतलब सब कोई रोजमर्रा की चीज है, सब कोई खरीदता है, हम भी खरीदते हैं, आप भी खरीदते हैं। बात ये है कि जिस अंदाज में और जिस फख्र के साथ इन्होंने एक बात कही कि 2019 और 2014 के बाद कंटिन्यू चुनाव हुए, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ही मत मिला है। आप सरकार बनाए, आप बताइए ना सरकार, कहाँ आप सरकार, मध्य प्रदेश में तो मुझे मत मिला था, मैंने सरकार बनाया था, आपने हमारे विधायकों को खरीद लिया और उसको रिजिग्नेशन दिलवा करके फिर चुनाव में जा करके आपने सरकार बनाया। थोड़ा सा भी तो मतलब ऐसी बात करिए जो आपको तरीके से हम जवाब दे सके। ऐसी बात करिएगा तो फिर वही होगा कि जब आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर वैसे ही जवाब मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में चुनाव जब हुआ तो मैं वहां जीत करके आया, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ तो मैं जीत करके आया, राजस्थान में चुनाव हुआ तो मैं जीत करके आया, हिमाचल में चुनाव हुआ तो मैं जीत करके आया, पंजाब में चुनाव हुआ, बेशक मैं हारा लेकिन वहां आप हारे और आप पार्टी वहां पे ये सरकार बनाए। अभी कर्नाटका में जो चुनाव हो रहा है, जिस तरह से ट्रेंड चला है वोटिंग का और जो आ रहा है सर्वे आ रहा है, उसमें भी बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। तो आप किसको बताना चाह रहे हैं, किसको गुमराह कर रहे हैं? टीवी चैनल पे बैठ करके कैमरे पर इतना साफ झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? भाई ये ट्रेनिंग आप लोग खोल रखा है क्या झूठ बोलने का? ये सच है या नहीं है बताइए। मध्य प्रदेश में हम जीते थे कि नहीं जीते थे? क्या मैं छत्तीसगढ़ में जीता था कि नहीं जीता था? मैं जीता था ना। राजस्थान में सरकार हमारी है या नहीं है? तो आप लोग जिस तरह से देखिए 2014 से पहले इन लोगों का साथ 48 पार्टियों के साथ नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने अलायंस किया था और उस 48 पार्टियों के माध्यम से 2014 में सरकार बनाया और फिर 2019 का जो ये दावा करते हैं कि इतनी सीट आई, वही 48 पार्टियों ने इनको ऑक्सीजन दिया, फिर उन लोगों ने साथ छोड़ा। ये जरूर है लेकिन 2019 के बाद 2014 का जो चुनाव होगा, इन देख लीजिएगा इनकी क्या हालत होगी। तो एक चीज और 2019 के बाद इन्होंने किससे गठबंधन किया? ईडी से किया, सीबीआई से किया, इनकम टैक्स से किया। इनका गठबंधन इनके साथ अब हो गया है। अब तो खलबली मची है कि नीतीश कुमार जी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और सपा जितने भी विपक्षी दल हैं सब यूनाइट होने जा रहे हैं। तो तरह तरह की बात आएगी। भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे थे, आज के डेट में अडानी से हो, तमाम जनता जो है पूरे कुमार विपक्षी एकता को मजबूत कर पाते हैं, एकजुटता दिखा सकते हैं। तो क्या ये जो चेहरे की बात हो रही है, फिलहाल तो कोई बात क्लियर हुई नहीं है, लेकिन क्या जो चेहरा है वो नीतीश कुमार ही होंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है और उन्होंने सार्वजनिक मंच से भी कहा है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, और वो सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने के लिए ही इस मुहिम को लेकर के पूरे देश में जाने का काम कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो मीडिया के लोग हैं और लोग हैं, वो लोग इस तरीके की बाजार में अफवाह फैला रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पीएम बनना चाहते हैं और उनको पीएम बनने की ख्वाहिश है, इसलिए वो इस तरीके की मुहिम को लेकर के चल रहे हैं। जबकि हमारे नेता ने एक बार नहीं कई बार इस तरीके की बात कही है कि हमको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, हमारी बस इतनी इच्छा है कि विपक्ष के जितने भी दल हैं वो साथ आ जाए, चुनाव हम लोग प्रचंड बहुमत से जीते, उसके बाद बैठ करके हम लोग तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा और कौन किस पद पर रहेगा। पहले हमारी प्राथमिकता है कि पहले हम चुनाव जीते, और इसमें लगातार हम लोगों को देश के सभी दलों का, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, चूंकि कांग्रेस पार्टी का पैन इंडिया इम्पैक्ट है और कांग्रेस पार्टी के साथ आने से ये मुहिम और भी मजबूत हुई है। और अभी हमारे भाई सरोज सिंह जी बड़े भाई बोल रहे थे कि बिहार में जेडीयू 3rd नंबर की पार्टी हो गई है और हम लोग पूरे देश में ये जो अभियान चला रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि लगातार 17 सालों तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पास साथ में रहे और भारतीय जनता पार्टी का काम अब कोई विकास का काम करना नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी का अब काम रह गया पार्टियों को तोड़ना, लोगों को तोड़ना, केस में फंसाना, सीबीआई भेजना, ईडी भेजना, यही इनका काम रह गया है। इन लोगों ने चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों को
वैसे वैसे जगहों पर भाजपा की बी टीम बन करके, जहां पर जेडीयू के प्रत्याशी बिहार में खड़े थे, ये चुनाव तो हमारे साथ लड़ रहे थे, लेकिन पीठ पीछे जो है छुरा भोंकने का भी काम कर रहे थे। और जहां जहां हमारी पार्टी के प्रत्याशी खड़े थे, वहां वहां इन लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों को खड़ा कर करके और जेडीयू के प्रत्याशी को हराने का काम किया। सागर जी, नीतीश लेकिन कुमार जी को कमजोर नीतीश करने का कुमार पे काम कैसे किया जाए? एक वक्त हुआ करता था जब बिहार की जनता उन्हें विकास कुमार के नाम से जानती थी, आज पलटू के नाम से जानने लगे हैं वो। 10 साल में 6 बार उन्होंने सियासी पलटी मारी है, बीजेपी का साथ छोड़ा, फिर पकड़ा, आरजेडी का साथ पकड़ा, फिर छोड़ा। पलटने की बात नहीं है, बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी अभी आए हैं भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का युग भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। उसके पहले मुरली मनोहर जोशी, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना था। और उस जमाने में अपने जो अलाई पार्टी होते थे, अपने जो साथी होते थे, जो सहयोगी होते थे, उनका परस्पर सम्मान उनके द्वारा किया जाता था। और जिसकी एग्जाम्पल है कि लगातार 17 सालों तक एक अटूट गठबंधन, सबसे मजबूत गठबंधन जो है वो जेडीयू और भाजपा का इस देश में रहा है। और कुछ परिस्थिति ऐसे बनी, वो एक कहावत है कि जब अपने स्वाभिमान पर जब बात आ जाती है तो लोगों को अपना ईगो छोड़ना पड़ता है और कुछ निर्णय लेना पड़ता है। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, क्योंकि हमारे पार्टी से एक भाजपा के एजेंट हम लोगों के पार्टी में गलती से आ गए थे, आरसीपी सिंह जी, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी को तोड़ना चाह रही थी। और हम लोगों ने समय रहते इस बात को भांप लिया और हमारी पार्टी टूटने से बची। जो निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया आरजेडी के साथ जाने का, वो बहुत ही बेमन से उन लोगों ने लिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम थे। लेकिन अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, उस निर्णय वास्तव में हम लोगों ने सही निर्णय लिया। और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के वहां पर और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के बिहार में जो सरकार चल रही है वो लोगों का कल्याण कर रही है। और आगे भी जो है अब महागठबंधन को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी शरद पवार की पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे। आप पिछले दिनों देखे होंगे कि शरद पवार ने भी किस तरीके से अपना दिमाग का उपयोग करके अपनी पार्टी को बचाने का काम किया। तो पूरे देश में लोग, हमारे पार्टी के मणिपुर में जो विधायक थे जनता दल यूनाइटेड के, वहां से जो जीते उनको पहले भी तोड़ने का काम किया, इस बार भी जीते उनको भी तोड़ने का काम किया। अरुणाचल में हमारे 6 विधायक जीते, तो उसको हमारे अलायंस रहते हुए हमने समर्थन दिया था सरकार में, बावजूद उनको ले जाने का काम किया अपनी पार्टी में। नागालैंड में हमारे जो मंत्री थे उसको भारतीय जनता पार्टी में ले जाने का काम किया। तो जो इनके साथ होते हैं, जो इनके सहयोगी होते हैं, वो इन्हीं को क्रश करने का काम करते हैं। बड़ा आरोप बीजेपी पर लग रहा है सरोज जी की, लगातार नीतीश कुमार जी को ये निर्णय लेना पड़ा कि अब और गठबंधन यही के साथ मुद्दा रख के वो जीतने की कोशिश करती है। इसका सवाल का जवाब आपसे जरूर लेंगे, लेकिन एक और आरोप जेडीयू पर लगाया है। बाबूलाल मरांडी जी का एक बयान आया और सरोज सिंह ने भी अभी कहा कि ये भ्रष्टाचारियों का संगठन बनाने की कोशिश में जुटे हुए नीतीश कुमार। सागर जी, नहीं, देखिए, बाबूलाल जी राज्य के वरिष्ठ नेता हैं, कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बातों को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहता हूं। अब तो बाबूलाल जी ने तो कहा था कि मैं कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाना पसंद नहीं करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बाबूलाल मरांडी जी बैठे हुए हैं। और बाबूलाल मरांडी जी जो आज बोले हैं कि भ्रष्टाचारियों को लेकर के घूम रहे हैं और उनका एक टीम बना करके चल रहे हैं, तो आज से कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता होगा कि बाबूलाल मरांडी जी ने मोराबादी में आदरणीय नीतीश कुमार जी की विशाल सभा कराने का काम किया था। तो क्या फिर मैं ये मान लूं कि उस समय अगर आज जिसके साथ वो अपना पॉलिटिकल ये देख रहे हैं वे लोग अगर भ्रष्टाचारी है, तो उस समय बाबूलाल मरांडी क्या भ्रष्टाचारी थे? इसलिए नीतीश कुमार जी उनके लिए आए थे। और यहाँ के 47,000 गाँव का नक्शा उन्होंने दिया आदरणीय बाबूलाल जी को। इसलिए अगर नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं तो कहीं से बेबुनियाद आरोप है। सरोज जी, 2 आरोप, एक डॉक्टर तौसीफ ने लगाया और एक है सरोज जी का। दलों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी करती है और उसी वजह से वो जीतने का जो मादा रखती है 2024 में, क्योंकि वो लगातार दलों को तोड़ रही है। पहले इसका जवाब दे दें, उसके बाद जो डॉक्टर तौसीफ ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी, ईडी, सीबीआई इन तमाम लोगों के साथ संगठन गठबंधन कर चुकी है। अब ये इसी तरीके से दूसरे दलों के लोगों पर कार्रवाई करेगी। एक एक करके इनका जवाब दे। देखिए, पहले तो जवाब अभी इन्होंने कहा कि नीतीश जी ने कहा नीतीश जी को भ्रष्टाचारी का। देखिए, बाबूलाल जी ने क्या कहा? बाबूलाल जी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का समूह बना रहे हैं। नीतीश जी को भ्रष्टाचारी नहीं कहा, भ्रष्टाचारियों का नीतीश जी समूह बना रहे हैं। तो पहले समझिए किसके लिए क्या कह रहे हैं। नीतीश जी को तो किसी ने भ्रष्ट नहीं कहा, ठीक है,
उसका दूसरा इसलिए मैंने ये पहले इनको क्लियर कर दिया कि नीतीश जी को उन्होंने भ्रष्टाचारी नहीं कहा कि और बात भी सही है। दूसरा अब ये विषय, तो आप चाहे कान इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े सरोज जी, अगर हम भ्रष्टाचारियों का जो समूह बना रहे तो जाहिर तौर पर हम उसके सरदार हैं। अब ऐसा है 5 मिनट नॉन स्टॉप वो बोलेंगे, 5 मिनट नॉन स्टॉप ये बोलेंगे और फिर आप हम एक लाइन बोलेंगे और आप सवाल दागिएगा। बोलिए जब तक कैसे होगा? तो डिबेट का मतलब ही यही होता है कि डिबेट का मतलब ये थोड़ा होता है कि आप ये दोनों जो बोल रहे हैं आप बोलने दीजिए और मैं जैसे बोलना शुरू करूं आप प्रति प्रश्न कर दीजिए। बिल्कुल, मैं दोनों को प्रश्न आए हुए हैं उसका तो मैं जवाब दे लूं ना। चलिए दीजिए, उसके बाद आप सवाल करिएगा, हम भाग थोड़े रहे हैं। चलिए, कई सवाल ये लोग दाग करके गए हैं तो सवाल का जवाब तो सुनिए इसीलिए ना। तो आप जवाब मांग रहे हो आपसे। अब देखिए इन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है खत्म करना चाहती थी, अटल जी के समय का भाजपा अलग था, मोदी जी के। अरे भाई 7 जब सीट आया था नीतीश जी को तो भाजपा ने उन्हें नेता मान लिया था और अपना सीट ज्यादा रहते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया था। और जो काम अटल जी अडवाणी जी ने किया वही काम मोदी जी ने और जी ने किया कि इनके हमारे 72-73 एमएलए थे और इनके जो है 45-46 एमएलए में इनको मुख्यमंत्री बनाया। जो काम अटल जी अडवाणी जी ने किया वही काम मोदी जी ने किया कि कहा उन्होंने घोषणा किया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। इस बात का कोई मतलब है क्या? कितने आप लोग ढंग से अपने हिसाब से लोग बोलते हैं। सवाल दूसरा जो है इसलिए और रह गया सवाल अब तौसीफ जी लगातार ईडी सीबीआई महंगाई पर चले गए तो बोले कि उस समय 14 में तो 65 रुपए था और अभी इतना बढ़ गया। तो इस तरह का ये लोग झूठा जुमले करते हैं, ये लोग ऐसे ही फ्रॉड लोग हैं जो सवाल कर। अरे भाई मैं क्या कहा, मैं कहा मेरी बात तो सुनिएगा ना। मैंने कहा कि जो आजादी के बाद जो महंगाई का जो दर था, अगर चीनी 1 रुपए किलो था तो 2014 में भी चीनी 1 रुपए था। क्या महंगाई तो निरंतर बढ़ते रही है, कभी पीछे गया है क्या? तो 14 में अगर 65 रुपए होगा तो 14 के पहले अगर 2000 में होगा तो उस समय क्या 65 रुपए था कि उस समय 40 रुपए रहा होगा? और पीछे जाइए तो और पीछे रहा होगा। तो महंगाई तो निरंतर बढ़ने वाली चीज है। महंगाई भी बढ़ती है, आय भी बढ़ती है। ये तो कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। सब लोग इस बात को जानता है और जनता इस बात को समझती है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रही है। दूसरा सवाल जो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम भी जीत गए, मध्य प्रदेश में तोड़ दिए। देखिए लोकतंत्र में सभी पार्टियां अपने दल को बढ़ाती है। जो कांग्रेस पार्टी देश में 90 से अधिक सरकारों को प्रेसिडेंट रूल लगा करके गिराया हो, प्रेसिडेंट रूल चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया हो और 1-2 नहीं 90 से अधिक सरकारों को बर्खास्त किया हो, वो लोकतंत्र की बात करता है। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी की एक सरकारों को भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 356 का इस्तेमाल नहीं किया। अब हम अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, कोई हमारे दल में आता है तो हम उसको मना तो नहीं करेंगे। तो सबको अधिकार है अपने दल को बढ़ाने का, अपने दल में लोगों को शामिल कराने का। हम तो शामिल करा, लोग हमारे यहाँ आते तो उनको भगा तो नहीं देंगे, लेकिन आपके जैसा हम 356 का इस्तेमाल नहीं किए। और ये जो बोल रहे ईडी और सीबीआई पर इन्होंने कहा, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक देश में, तो 2014 तक भी जितने नेता पर केस हुए घपले घोटाले भ्रष्टाचार के लूट के, वो कोई भाजपा के नेता पर नहीं हुए। ठीक है, एक आध कोई होगा जिस पर कोई छोटे मोटे आरोप लगे होंगे, मैं मान सकता हूं किसी नेता पे, लेकिन उस समय भी सारे केस यही लालू जी यही सब लोग पर केस तो इन्हीं के गवर्नमेंट में हुआ है ना। कांग्रेस के शासन में आई के गुजराल के शासन में थे मुख्यमंत्री। तो ये जितने भ्रष्टाचारी पर आज केस चल रहा है और 80-90% केस उसी समय के सब चल रहे हैं। उस समय भी तो एक भी भाजपा नेता नहीं, उस समय भी तो सारे आरोप आप ही के लोगों पर केस चल रहे थे, हमने तो नहीं चलाया केस। और दूसरी बात ये कह दूं आपको कि ईडी और सीबीआई की आप आज 1 लाख करोड़ रुपया संपत्ति अटैच किया है ईडी और सीबीआई ने। आप बताइए 1 लाख करोड़ रुपया यही है, उस पर ये लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आज तक इस सरकार ने एफआईआर का आदेश नहीं दिया पूजा सिंघल पर, जिसके यहाँ 21 करोड़ रुपया जो है उसके सीए के यहाँ पकड़ाया। इतने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति अटैच हुआ, लेकिन आज तक सरकार एफआईआर का आदेश नहीं दिया। तो ये लुटेरे लोग नहीं है, तो लुटेरे को साथ देने वाले लोग नहीं है तो क्या है? अगर आप नहीं कर रहे इसका मतलब आप साथ मिले हुए हैं। तो जितने केस हुए, और रह गया सवाल कि अगर भाजपा के नेता भ्रष्टाचारी हैं, तो आपने कहा जैसे कि कई राज्यों में आपकी सरकार है, पहले हम थे,
राजस्थान में हम थे, मध्य प्रदेश में हम थे, छत्तीसगढ़ में हम थे, झारखंड में भी पहले हम थे, दिल्ली में भी पहले आप थे। तो अगर हमारे नेताओं पर अगर है कि भ्रष्टाचारी है, तो राज्य में आपकी सरकारें हैं ना, तो आप राज्य के सरकारों से उनका जांच करा के सब उनको जेल भेजिए। आपको कोई रोका है क्या? अगर हमारे नेता भ्रष्ट है, भाजपा के लोग भ्रष्ट है, तो कौन रोका है आपको? चलिए, तो आप भ्रष्टाचार में आप लोग लिप्त हैं और कहिएगा हम ही पर कार्रवाई हो रही है, जो रहेगा उसी पर कार्रवाई होगी ना। बोलने दीजिए। तौसीफ जी, ईडी ने जिन लोगों पर कार्रवाई की है उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं गलत रही है। इन्होंने सवाल किया था कि 2014 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और सरकारें हर जगह पे बनाई। जितने नहीं तो मैंने बता दिया इनको कि यहाँ पे ये चीजें। एक मिनट, अब सुन लीजिए ना, बर्दाश्त करिए, शब्द को अपने मुंह में बर्दाश्त कर लीजिए। नहीं कहा, हमने कहा जनता ने बर्दाश्त कर लीजिए, तो वही एग्जाम्पल दे दिया कि आपने कैसे बनाया। ठीक है, अब एक नाम हार जीत भी होता है, लेकिन देखिए फिर बोल नहीं पाइएगा, फिर हम बोलेंगे नॉन स्टॉप बोलने लेंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। नहीं तो आप गलत मेरे आप अपने जो बोलना है मुझे आप करेक्ट करिएगा जब आपका समय आएगा। सुन लीजिए, आप करेक्ट करिएगा जब आपका समय। नहीं, मेरा समय है, बर्बाद मत होने दीजिए। अब ये बिल्कुल नहीं, तो आपने मुझे जो कहा मैंने बता दिया। अब ये इन्होंने कहा कि अपनी पार्टियों को विस्तार करा जाएगा और करना चाहिए। तो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, तो क्या इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो भी जीती हुई सरकारें हैं और उस सरकार जो विधायक हैं, जो पार्टियां जो जीत करके आई हैं, उसको 356 नहीं लगाना चाहिए, उसको तोड़ेंगे और उसको खरीदेंगे। आखिर ये पैसा आया कहां से? सवाल ये है, जवाब दीजिएगा। सुनिए, अभी सवाल उठ रहा है। ये जितने विधायक को हमारी पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी गोवा में बन करके आई, वहां पे इन लोगों ने तोड़ करके विधायक को खरीदा और खरीद फरोख्त करके सरकार बनाया। ये पैसा कहां से आता है मेरे भाई? ये जरा ये इसका सवाल, ये जवाब दे दीजिए। दूसरी चीज ये है कि विस्तार करने का ये मतलब नहीं है कि किसी पार्टी को आप खत्म कर दीजिएगा। जेडीयू के साथी ने जो बोला वो गलत थोड़ी बोला। इनके साथ में रह करके पीठ में छुरा भोंक रहे थे, ये तो आप लोग शुरू कर दिया है, ये रिवाज इन्होंने शुरू किया है। मेरा कहने का मतलब है कि आज इस देश का जो सबसे बड़ा जो घोटालेबाज है वो इनका साथी बना हुआ है। जग जाहिर है, उसके चार्टर्ड प्लेन पे बैठ करके, सो करके, पैर पे पैर चढ़ा करके, वही तो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया इसमें, संसद में उन्होंने सवाल उठाया, ये लोग बौखला गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी सदस्यता को आनन फनन में इन लोगों ने खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, खत्म कर दिया है, देश की जनता देख रही है। कभी एक जरा सा भी चेहरे पे राहुल गांधी जी के शिकन नहीं आया। मैंने कहा कि आप जेपीसी बनाइए। ये संसद भवन में जितनी भी विपक्ष की पार्टियां थी, घूम घूम करके जोर जोर से आवाज लगाती रही, लेकिन इन लोग कुछ भी नहीं किया। मेरा सवाल इनसे ये है कि इस देश में अगर इतने बड़े आप पारशा हैं, जयचंद हैं, तो क्यों नहीं जेपीसी गठन करते हैं भाई? क्यों नहीं जांच करा लेते हैं? तो आप लोग के पास इतना पैसा आया कहां से कि आप खरीदते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, लोगों की पार्टियां को तोड़ देते हैं, चुने हुए विधायक को खरीद लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, ये सब। तो ये पैसा भ्रष्टाचारियों का पैसा है और वो भ्रष्टाचारी आपके सहयोगी हैं। आपके सहयोग से वो 2014 से पहले वो 609 या 600 ये पैदान पे थे, आज दूसरे तीसरे नंबर के दुनिया के अमीर बन जाते हैं। ये कौन सा मैकेनिज्म है भाई? वो मोदी जी जानते हैं और शाह जी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी जानती है। यहाँ पे तो एक से एक इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, वो लोग ही सवाल करते हैं, लेकिन जवाब नहीं देना है। एक शेर मुझे फिर याद आया कि सवाल पूछो तो ये जवाब मांगू तो मुझको सवाल देता है। अजीब शख्स है, बातों में टाल देता है। तो ये लोग बातों में टालते हैं, ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं। लोकतंत्र को वाकई इन लोगों ने खत्म कर दिया। मेरी जिम्मेदारी है, इस देश को कांग्रेस पार्टी ने आजाद कराया। आजादी के दरमियान भी इन लोगों ने जिस तरह से देश अंग्रेजों की मुखबरी की है, वैसे ही आज ये लोग कर रहे हैं कि इस देश को खोखला कर रहे हैं। देश से इन्हें मोहब्बत नहीं है, इन्हें सिर्फ पार्टी और शासन में रह करके एंजॉय करना है और ट्रेन पे चढ़ करके पैर पे पैर चढ़ा करके और दिलाएंगे कि 2024 में अगर फिर ये लोग खोखला करके, अभी तो राहुल गांधी की सदस्यता 2024 में गठबंधन की सरकार आती है, देश की जनता को क्या विश्वास दिलाएंगे? क्या आप महंगाई कम कर लेंगे? क्या आप भ्रष्टाचार को दूर कर पाएंगे? क्या जो परेशानी है नौजवानों की, बेरोजगारों की, वो दूर कर पाएंगे? क्या विश्वास दिलाएंगे जनता को कि 2024 में जनता आपको चुने? मुझसे सवाल है? जी जी बिल्कुल। अरे ये तो
जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार को चलाया वो तो लोगों ने देखा। हमने यहाँ पे जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोला और उस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बहालियां किया, इनसे पूछिए ना कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन्होंने खोला है। ये जो सबसे जो बेसिक चीज थी वो एजुकेशन का था। जितने जो सेपरेट सेक्शन के बच्चे थे उन लोगों को वजीफा देने का काम मेरी सरकार ने शुरू किया था, यूपीए गवर्नमेंट ने किया था और बाहर जाकर के बच्चे पढ़ रहे थे। और आज भी उसी नक्शे कदम पे यूपीए में की सरकार यहाँ पे चल रही है श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। वो बच्चे जो सोच नहीं सकते थे, जो ट्राइबल या आदिवासी बच्चे हैं, उन लोगों को ये वजीफा दिया जा रहा सरकार के माध्यम से और वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए लंदन में और ये अमेरिका में जाकर के जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज वहां के उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो फंडामेंटल जो चीज है वो है कि एजुकेशन, जो सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन है, हेल्थ है और फिर उसके बाद ये नौकरी है, खाना है। तो इन सब चीजों पे तो हमारी सरकार ने एक एग्जाम्पल तय किया कि देश और दुनिया ने इसको, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा कि एक ऐसे पढ़े लिखे और इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री हैं भारत के कि जिन्होंने देश को संभाल लिया और वहां पे रोजगार भी दिया और वहां की अर्थव्यवस्था को भी संभाल लिया, ये सब सारी चीजें, नौकरियां भी दिया और हर वर्ग का, हर तबका खुश था। लेकिन इनकी सरकार बनने के बाद देख लीजिए एकदम टोटली अपोजिट है। और हम लोगों के पास एक तजुर्बा है, तजुर्बे से, हठधर्मी से सरकार नहीं चलती है। एक से एक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हठधर्मी शुरू कर दिया है। दो लोग बेचारे, ये क्या सरोज भाई बात करेंगे, इन लोगों का ये तो चलिए प्रवक्ता हैं जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के एमपीज जीत करके गए, उनकी हिम्मत है कि अमित शाह के सामने खड़े होकर के अपनी बात को और यहाँ की झारखंड के से जो जनता ने उनको वोट दिया उनकी समस्या को जाकर के बोले कि ये समस्या और इस पे काम करिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं मान नहीं सकता। और देश की जनता देख रही है, ऑटोक्रेसी के तरफ ये लोग देश को ले जा रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी सरकार आएगी तो नौजवान बेरोजगार नहीं घूमेगा, उनको रोजगार मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि पकौड़ा बेचना भी, पकौड़ा तलना भी रोजगार है और नौकरी है, ये नहीं कहेंगे। ये इस तरह से अपमानित देश के नौजवानों को नहीं किया जाएगा। देश का नौजवान, हम लोग भी लोगों के बीच में बैठते हैं, वो कह रहा है कि ये लोग सरकार में आने के बाद जिस तरह से नौजवानों को तबाह बर्बाद कर दिया, ये इससे अच्छी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस लीड गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी। मेरी सरकार आएगी तो देश के नौजवानों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। इस तरह से लोग सफर नहीं करेंगे, महंगाई पे काबू होगा। जिस तरह से इन्होंने महंगाई को बढ़ाया है उस पे काबू होगा। पूरी कोशिश होगी कि महंगाई को कम किया जाए। जिस तरह से इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को और यहाँ के पैसे को एक शख्स के हवाले कर दिया है, वो सारे पैसे आएंगे, जांच होगी, वो सारी चीजें होंगी, देश खुशहाल होगा, यहाँ का किसान खुशहाल होगा, नौजवान खुशहाल होगा और यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो आम जनता है वो खुश होगा। हम लोग इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। जो मतलब ये जुमलेबाजी इन्होंने किया था कि 15 लाख ला करके हम दे देंगे, काला धन वापस आएगा और 15 लाख और खुद बोला हुआ जब सवाल इनसे किया गया तो ये लोग बोलते हैं, देखिए इतना नॉन सीरियस लोग हैं कि ये लोग बोलते हैं अरे वो तो चुनावी जुमला था। अरे क्या खेल है, किस तरह से लोगों को बोलते हैं। ये अमित शाह का है स्टेटमेंट और रोज हम लोग देखते हैं और वायरल हो रहा है वो वीडियो की ये तो जुमला है, चुनावी जुमला है। तो इसी तरह से चुनावी जुमला देते रहिए, देश की जनता को गुमराह करिए। अगर आपको मौका मिलता है तो बेहतर काम करिए, बेहतर काम करना चाहिए। आप इस देश की जनता का विश्वास जीत रहे हैं तो जीता है तो उसके लिए काम करिए। अब तो विश्वास तो खत्म हो गया। आप देखिए सरोज जी, 2024 जीतेंगे कांग्रेस और महिलाएं खुश होंगी, नौजवान खुश होंगे, बेरोजगारी नहीं रहेगी और तमाम चीजें, पूरा देश खुशहाल होगा, कहा है तौसीफ जी ने। अभी देश खुशहाल नहीं है, नौजवान खुश नहीं है, महिलाएं परेशान है, महंगाई है, बहुत सारी चीजें हैं। 2024 के बाद ठीक होंगी, बीजेपी की सरकार गिरेगी। चैनल में कुछ भी बोलिए। अब ये ठीक है कि ये कह रहे हैं कि कहेंगे रोजगार, पकौड़ा बेचो रोजगार है, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि आलू से सोना बना देंगे, तो आलू से सोना बना करके सबको खुशहाल कर देंगे। पकौड़ा थोड़ा यही है भारतीय जनता पार्टी का, यही है भारतीय जनता पार्टी का सोना। नहीं, आप कैसे बोलिएगा?
आप कहां से बोलेगा? किसने कहा कि जी, किसने आप कहा कि इंटरप्ट आलू से नहीं कर रहे थे किस सरोज जी, संदर्भ में सरोज कहा, जी, ये तो समझने की कोशिश किया नहीं आपने। आप जो जिस चलिए। तरह से बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई देश की जनता बेवकूफ है? पकौड़े तलकर या चाय बेचकर या आलू को सोना बना करके ही अब अपना काम निकालेगी? सरोज जी, बात पूरी करें। देखिए, इस देश का अर्थव्यवस्था जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे 140 लाख करोड़ की थी। आज अर्थव्यवस्था 300 लाख करोड़ की है। दुगना से ज्यादा का अर्थव्यवस्था 8 सालों में हुआ। तो 140 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था आज 300 लाख करोड़ का हो गया। आपने देखा होगा 18 लाख इनडायरेक्ट और 16 लाख डायरेक्ट, मतलब लगभग 34 लाख करोड़ टैक्स आया है कि कभी इतना टैक्स गवर्नमेंट कलेक्शन किया है। और व्यापार में जितना वृद्धि बताया गया है, इसका जवाब मुझसे और जरूर रक्षा के लीजिएगा। क्षेत्र में भी जितना जो है आत्मनिर्भर देश, वो 60% से लेके 70% रक्षा के समान देश में बन रहे हैं। और मिलिट्री और सेना को भी इतना चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। तो ये जो अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, ये जो टैक्स कलेक्शन आ रहा है, ये अर्थव्यवस्था दुगना हो गया है 8 सालों में। एक एक विषय पर बात करिएगा तो। और उन्होंने एक बात और कह दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में जब ये छोड़ के गए थे 14 में 3 एम्स था, आज 21 हो गया। 8 सालों 70 सालों 60 सालों में 3 एम्स और आज 21 एम्स बन के तैयार हो गए। चलिए, वक्त की कमी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए हैं। अरे एक एक बिंदु पर बात करिएगा। इन लोगों ने जो देश का सत्यानाश किया है ना, वो आने वाले समय में अभी इनको और इंतजार करना पड़ेगा। खुशहाल कर देंगे। अरे आप और कह रहे अडानी, अरे भैया 12 के 18 राज्यों में 18 राज्यों में हमें डिस्कशन यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। कथित गठबंधन की सरकार है। अडानी पर जांच कराइए ना। नहीं, बिल्कुल जांच हो। आप मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। चलिए, वक्त होता है क्या? अच्छा, आप लोग अडानी व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, चलिए, वक्त की कमी है, हम अपने डिस्कशन को आगे नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि क्या वाकई में 2024 में देश का जो चेहरा है वो बदलेगा? तौफीक जी, चीखने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, देश की जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा। और आप टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप एसबीआई से किसको पैसा दिलवाया? चलिए, आपको हमें म्यूट करना पड़ेगा। और जिस तरीके से देश का जो सवाल है वो देखना ये है कि क्या वाकई देश की जनता इतनी बेवकूफ है या समझदार है? अब देखना ये है कि क्या 2024 में नीतीश कुमार की जो मुहिम है वो रंग लाती है या फिर जनता एक बार फिर से मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुनती है। ये तो वक्त बताएगा। 11 स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतनी ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।